मैं कंप्यूटर के सामने जब बैठा था तो ऐसे ही मैंने उर्दू कॉर्पस लिख के गूगल पे सर्च किया एंड वेरी क्विकली आई गॉट सम लिंक्स, वेरी यूजफुल लिंक्स। तो कुछ मैंने यानी कुछ डाउनलोड करके मैंने फाइल्स देखी, ओपन करके देखी एंड आई मीन हेल्पफुल कॉर्पस अवेलेबल है। शायद बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है और शायद हो, क्योंकि ये जो मैंने सर्चेज आपको भेजी हैं ये मैंने महज 15 से 20 मिनट के अंदर करके, तो जो मुझे टॉप लिंक्स नज़र आए उनको थोड़ा सा खोला और वो भेज दिया, विच मीन्स कि अगर हम और मजीद टाइम इस पर स्पेंड करें तो शायद इंटरनेट पे हमें कॉर्पस मिल जाएगा। सॉरी, ठीक है यार, ये अभी आयशा अकरम ने व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक सेंड किया है, काइंडली इसको तमाम लोग ज्वाइन कर लें ताकि हमारा एक ग्रुप बन जाए और उस पर हम जो है ना वो इमीडिएटली आपस में एक दूसरे से बात कर सका करें और क्लास वाले भी सारे कर लें। तो ये काइंडली ये ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, तमाम लोग आज ही कर लें किसी वक्त, ठीक है जी, सही है। तो देखें, जो कॉर्पस हमें चाहिए वो हमें क्लीन्ड फॉर्म में या टोकनाइज हुआ हुआ नहीं चाहिए, हमें रॉ कॉर्पस चाहिए जो टेक्स्ट लिखा हुआ हो, यानी नॉवल, पैराग्राफ, सेंटेंसेस, नॉवेल्स, बुक्स, न्यूज़पेपर्स, कुछ भी हम वहाँ से शुरू करेंगे। हम उसको टोकनाइज खुद करेंगे और हम उस पर सारी प्रोसेसिंग खुद करेंगे। बहुत सारे जो पैकेजेस हैं, खुसूसन मैंने देखा है CLE एक है, सारिम ने मुझे उसका लिंक भेजा था और बाद में मैंने वो खुद भी देखा उसको, उनके जो मेन बंदे हैं उनके साथ मेरा रब्ता है, लेकिन वो भी जो रिसोर्सेज दे रहे हैं, मैंने देखा है वहाँ पे, वो भी जो रिसोर्सेज दे रहे हैं जी, प्री प्रोसेस्ड कॉर्पस, टोकनाइज एंड क्लीन्ड कॉर्पस एंड ऑल दैट स्टफ, जो बड़ी अच्छी रिसोर्सेज हो सकती हैं फौरी तौर पे प्रोडक्ट बिल्ड करने के लिए, लेकिन गालिबन वो चीज़ें हम खुद करना चाहेंगे। सो व्हाट वी नीड इज़ द रॉ कॉर्पस, और रॉ कॉर्पस गालिबन हमें नेट से मिल जाएगा और मज़ीद कुछ ना कुछ शायद हमें खुद भी जनरेट करना पड़े और इस तरह से। अच्छा, इसमें एक और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मैंने कल जब मैं कॉर्पस परसों ढूंढ रहा था तो एक पेपर मेरी नज़र से गुजरा, IEEE में पब्लिश हुआ है और वो पेपर जो है वो महज इस पे था कि उन्होंने उर्दू कॉर्पस कलेक्ट किया हुआ था। सो दैट वाज ऑफ उर्दू कॉर्पस। ये यूनिवर्सिटी जिन्ना यूनिवर्सिटी है कराची की, मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान का पेपर है। मोहम्मद अली जिन्ना यूनिवर्सिटी कराची के 2 लोग हैं जिनका मैंने देखा था, उन्होंने कॉर्पस कलेक्ट किया और कॉर्पस को बड़ा अच्छा कलेक्ट करके डेटा सेट जो है वो पब्लिक कर दिया एंड दैट वाज अ पेपर। सो सिर्फ डेटा सेट आप कलेक्ट करें, और बहुत सारे देखें, इवन कंप्यूटर विजन और मशीन लर्निंग में भी बहुत सारे लोगों ने पेपर पब्लिश किए हैं जिन्होंने सिर्फ डेटा सेट बना के पब्लिश किया हुआ है, जो डेटा सेट अवेलेबल नहीं था, एंड दैट बिकम अ बेंचमार्क एंड सो ऑन। सो मेरा आपसे गुजारिश ये है कि जो डेटा सेट आपको मैंने लिंक्स भेजे हैं, मजीद जो डेटा सेट है आप वो सर्च करें, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ उर्दू पे रहें। ऑल आई वॉन्ट इज टू कम अप विद टू वर्क ऑन सम न्यू लैंग्वेज जिस पे काम NLP में नहीं हुआ हुआ या बहुत कम हुआ हुआ है और जिसकी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। कोई भी लैंग्वेज पकड़ लें, बेहतर है उर्दू पे कर लें, हमें उर्दू के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस पता हैं और हम फुली इंडिपेंडेंट शायद लैंग्वेज इंडिपेंडेंट शायद जाना भी नहीं चाहेंगे, जहाँ जहाँ कहीं हम उर्दू की नॉलेज बेस्ड चीज़ें बीच में डाल सकेंगे हम डालेंगे उसको कस्टमाइज़ करने के लिए। और इसमें पब्लिकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि उर्दू NLP पे बहुत कम काम हुआ हुआ है, जो मैंने नेट पे देखा वो बहुत कम अवेलेबल है। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारे पास कॉर्पस हो तो इस कोर्स में जो हम काम कर सकते हैं, जो पोटेंशियल है हमारे पास, वो इस तरह का है कि हम पेपर आराम से पब्लिश कर सकते हैं। वी आर गोइंग टू डू ऑल दोज थिंग्स जो स्टेट ऑफ द आर्ट हैं, और ऑल वी नीड इज़ अ डेटा सेट। सो इसको डिले ना करें। एक्चुअली आपका प्रोजेक्ट जो है वो आज से मैं शुरू कर रहा हूँ, यानी आप शुरू कर रहे हैं तो मैं आज से आपको गो अहेड दे रहा हूँ, स्टार्ट योर प्रोजेक्ट। और जो भी आपका एंड टॉपिक होगा दैट वी विल सी लेटर ऑन। अभी जो प्रोजेक्ट का फर्स्ट फेज है वो काइंड ऑफ असाइनमेंट लाइक है कि आपको जो लिंक्स मैंने भेजे हैं मजीद डेटा सेट कलेक्ट करें, राइट अ रीडर टू रीड द डेटा, बिल्ड वोकैबुलरी ऑफ योर कॉर्पस, जो भी कॉर्पस है उसकी वोकैबुलरी बिल्ड करें, और 2 अरेज बनाएं, 2 डिक्शनरीज बनाएं, एक होगी वर्ड टू इंडेक्स और एक होगी इंडेक्स टू वर्ड, जस्ट लाइक वी डिड दैट। और ये सारा जो है वो आप कॉर्पस रीड करें, उसको टोकनाइज करें,
गालिबन उसको टोकनाइज, उर्दू में भी मैंने जो पैटर्न कल देखा है, जो कॉर्पस का जो डेटा लिखा जाता है वो मैंने देखा इस तरह से कि डिजिटल फॉर्म में जब उर्दू लिखते हैं तो टोकन्स आर स्पेस सेपरेटेड, यानी ये मैंने कल नोटिस किया है। ऑल्दो आई वाज थिंकिंग कि उर्दू में जो टोकन्स हैं वो स्पेस सेपरेटेड नहीं होते, लेकिन जब डिजिटली ये लिखा जाता है तो डिफरेंट टोकन्स वर स्पेस सेपरेटेड। आप मजीद इस पर एनालिसिस कर लें और देखें, अगर आपको कोई स्पेस सेपरेटेड या इस तरह की चीज़ें नहीं नजर आती, देन गो फॉर बाइट पेयर एनकोडिंग एंड जस्ट डू डेटा ड्रिवन टोकनाइजेशन। और बाइट पेयर एनकोडिंग के लिए पाइथन का पैकेज यूज़ करें, जो मैंने कोड लिखा हुआ था दैट वाज स्लो, वो यूज़ करें। सो आज थर्सडे है, व्हाट आई रियली वांट कि नेक्स्ट थर्सडे तक आप ये वोकैबुलरी बिल्ड कर लें, टोकनाइजेशन कर लें, वर्ड टू इंडेक्स और इंडेक्स टू वर्ड की डिक्शनरीज बिल्ड कर लें। दैट इज़ योर टास्क, बिकॉज ये वो टास्क है जो अगर उर्दू में आपने काम करना है तो कोई भी आपने काम करना है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। आगे आप अपने प्रोजेक्ट आइडियाज वगैरह चेंज कर सकते हैं। सो यू कैन कॉल दिस एज अ फर्स्ट डिलीवरेबल which is due on next Thursday. You have 1 week and you have all the knowledge. You can use my code, you can take insights of my code, you can change that, whatever. I mean, do this thing that I'm asking you to do. Any questions? So next Thursday, I'll spend some time on individual codes जो आपने लिखे होंगे, individual insights जिस पे आप आए होंगे। उर्दू में काम करना है, उसके UTF फॉर्मेट है नहीं है, यूनिकोड है नहीं है, ASCII में कन्वर्ट करना है नहीं है। You are going to get in some troubles in the beginning because these are not English characters, maybe or maybe not. There may be packages that can read these. Maybe these characters are just written in UTF format or ASCII already, and you can just read. And I mean, these are the things you are going to explore, and you have 1 week for that. So far, so good. Yes. Any questions from online people? काशिफ, इसमें हम जो डेटा रॉ डेटा की बात कर रहे हैं, बेसिकली हमें यही चाहिए कि सिर्फ उर्दू का टेक्स्ट हो रिटन, राइट? लेबल्ड होना या इस तरह नहीं है? बिल्कुल, कुछ लेबलिंग नहीं चाहिए, कुछ लेबलिंग नहीं चाहिए कि ये पॉजिटिव टेक्स्ट है, नेगेटिव टेक्स्ट है। इट शुड बी अ टेक्स्ट, अ पैराग्राफ, न्यूज़पेपर, नॉवल, बुक, ड्रामा, फिल्म, व्हाटएवर। ठीक है जी। रिव्यूज भी ले सकते हैं, लेकिन रिव्यूज यानी अगर आपको किसी ऐप से उर्दू में लिखे हुए रिव्यूज मिल जाते हैं तो रिव्यूज को टेक्स्ट समझें, यानी ये एक सेंटेंस है, ये दूसरा एक सेंटेंस को एक डॉक्यूमेंट समझें, दूसरे सेंटेंस को दूसरा डॉक्यूमेंट समझें। और ये पॉजिटिव रिव्यू है, नेगेटिव रिव्यू है, ये बेहतर रिव्यू है, बुरा रिव्यू है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये लेबलिंग फिलहाल नहीं चाहिए। ये बहुत एंड पे चाहिए होगी जब हम पर्टिकुलर एप्लीकेशन बिल्ड कर रहे होंगे। अभी हमने जो काम करना है मैं आपको बता देता हूँ। अभी हमने वोकैबुलरी बिल्ड करनी है, टोकनाइजेशन करनी है, उसके बाद हमने वर्ड एम्बेडिंग्स बनानी है खुद से उर्दू की, और हमने ये देखना है जो मैंने बिल्कुल पहले या दूसरे लेक्चर में गालिबन आपको दिखाया था, अंग्रेजी के कुछ लफ्ज थे जो आपस में सिमिलैरिटियां थी, उनकी एनालॉजीज थी। उर्दू के लफ्जों की वो एनालॉजीज हैं या नहीं है, ये हम खुद से बनाएंगे इंशाल्लाह। फिर हम वर्ड्स को, उर्दू के वर्ड्स को जो हमने अपने कॉर्पस से रीड किए होंगे, हम उनको विजुलाइज करना चाहते हैं कि कौन कौन से लफ्ज हैं जो इकट्ठे आते हैं स्पेस के अंदर, कौन से दूर जाते हैं। वी वांट टू डू ऑल दीज स्टडीज ऑन उर्दू, और उर्दू में ये स्टडीज नहीं हुई नहीं। और अगर हम एम्बेडिंग बना लेते हैं उर्दू की और विजुलाइजेशन कर लेते हैं, दैट्स अ पेपर। और फास्ट टेक्स्ट फेसबुक की एक लाइब्रेरी है एम्बेडिंग्स बनाने के लिए, उन्होंने उर्दू की एम्बेडिंग्स दी हुई हैं, उर्दू की प्री ट्रेंड एम्बेडिंग्स, प्री कंप्यूटेड एम्बेडिंग्स पड़ी हुई हैं फास्ट टेक्स्ट की। हम अपनी एम्बेडिंग्स को उन एम्बेडिंग्स के साथ कंपेयर कर सकते हैं और एक पेपर सुकून से निकाल सकते हैं। अगर हमारी एम्बेडिंग्स जो हैं उनमें इनसाइट बेहतर है, हमने कोई मजीद कॉर्पस यूज़ किया है, या हमने कोई ऐसा नॉलेज यूज़ किया है जो उर्दू स्पेसिफिक है, डिपेंडेंसी डाल दी है। सो दैट इज़ दी फर्स्ट थिंग कि हम वर्ड्स को एनालाइज करेंगे अच्छी तरीके से ना उर्दू के। देन हम जाएंगे डीप न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर, एंड आवर गोल इज़ टू बिल्ड फॉर एग्जाम्पल सेंटिमेंट क्लासिफिकेशन, कि कोई सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें इंटेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके लिए हमें लेबलिंग चाहिए होगी। या अगर हम उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेटर बनाना चाहते हैं तो अब हमें लेबल्ड डेटा चाहिए होगा कि ये उर्दू है, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन ये है, ये उर्दू है, ये इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन ये है, एंड वाइस वर्सा। तो ये जो लेबलिंग है इसकी, ये बिल्कुल रिक्वायर्ड होगी, लेकिन फौरी तौर पे रिक्वायर्ड नहीं है। लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन उर्दू, लेट्स स्टार्ट टोकनाइजिंग इट, लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग एम्बेडिंग्स। उतनी आगे तक जाते हैं जहां तक हमें लेबलिंग नहीं चाहिए। जब हमें लेबलिंग चाहिए होगी, देन वी विल सर्च फॉर डेटा सेट जो ऑलरेडी प्री लेबल्ड हो, या शायद हमें क्लास में हम उसको डिवाइड करके खुद से लेबल कर लें और उस डेटा को भी बेंचमार्क के तौर पे पब्लिक कर दें। सो दैट्स अ गोल। यस,
मेक सेंस? और जैसा कि मैंने ग्रेडिंग स्कीम में लिखा था 100% इज प्रोजेक्ट, अब आपको समझ आ रही होगी कि 100% प्रोजेक्ट क्यों है, बिकॉज वी वांट टू बिल्ड दीज थिंग्स, ये यानी ये बनानी है। और जी पहले तो उसका रीडर लिखेंगे, वो जैसे इंग्लिश की कोई फाइल रीड करता है वैसे वो उर्दू की फाइल रीड करेगा। फिर उसको आप टोकनाइज करेंगे। मेरी अब तक की अंडरस्टैंडिंग, जो कॉर्पसेस मैंने 3-4 देखे अब तक की अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो उर्दू के टोकन्स हैं दे आर ऑल्सो स्पेस सेपरेटेड। तो आप स्पेस सेपरेटेड टोकन्स जो हैं वो जस्ट निकाल के देखें, आर दे गुड, और यू कैन अप्लाई बाइट पेयर एनकोडिंग इफ यू वांट। हमने लास्ट टाइम देखा था, और बाइट पेयर एनकोडिंग का पैकेज अवेलेबल है पाइथन में जो तेजी से कर देता है ये चीज़ें। आइदर वे, जब आप टोकनाइज करते हैं तो उनके बाद आप यूनिक टोकन्स निकाल लें, दैट इज योर वोकैबुलरी। और जब वोकैबुलरी निकाल लेते हैं तो आप 2 अरेज बनाएं, 2 मैपिंग्स निकालें। अगर मैं वर्ड दूं तो मुझे इंडेक्स दे वोकैबुलरी में, अगर मैं इंडेक्स हूं तो वर्ड दे, जस्ट लाइक वी डिड अर्लियर। ठीक है, यहां तक अगर हम कर लेते हैं एक हफ्ते में, देन नेक्स्ट वीक वी विल बी रेडी टू लर्न एम्बेडिंग्स, उर्दू एम्बेडिंग्स, द डेंस रिप्रेजेंटेशंस दैट हैज सर्टेन सिमिलैरिटीज एंड ऑल दैट स्टफ। और वो बहुत मुश्किल और लंबा काम नहीं है, गिवन कॉर्पस और गिवन ये काम आप कर चुके हो तो। सो आई जस्ट वांट कि जो जो हम पढ़ते जा रहे हैं वी इम्प्लीमेंट दैट साइड बाय साइड एंड बिल्ड द प्रोजेक्ट अकॉर्डिंगली, क्योंकि ये सारे जो पाथ्स हैं ये सिक्वेंशली प्रोजेक्ट की तरफ लेके जाएंगे। तो प्रोजेक्ट को बजाय 1 महीने बाद शुरू करने के, लेट्स स्टार्ट इट, और जो जो चीज़ हम पढ़ते जा रहे हैं उसको हम साथ साथ इम्प्लीमेंट करते जाएं अपनी, और एंड पे हम लेबल डेटा देखेंगे प्रॉब्लम स्पेसिफिक होके। अभी फौरी तौर पे मेरे पास उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, बट आई एम इन टच विद सर्टेन पीपल हु आर वर्किंग इन लिंग्विस्टिक्स, सो मे बी आई गेट दैट। लेकिन फौरी तौर पे हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है। फौरी तौर पे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आई गेस हमें अवेलेबल है। यस, ओके, इफ देयर आर नो क्वेश्चंस देन आई विल बी मूविंग ऑन। कश्यप, एक कमेंट है इसमें जी, जो आपने डेटा सेट भेजे हैं, उसमें वो जो न्यूज़ डेटा सेट है जी, उसमें तकरीबन आई थिंक 1 लाख के करीब एंट्रीज हैं, हाँ जी, जिसमें हर एक में एक पैराग्राफ है उर्दू का। जी। तो ये क्वांटिटी ऑफ डाटा सफिशिएंट होगी टू स्टार्ट विद दिस? मेरा ख्याल है ये काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन जो जनरल परसेप्शन है ना कॉर्पस के बारे में, ये जितना ज़्यादा हो उतना बेहतर है। यानी अगर मैं इंग्लिश कॉर्पसेस की बात करूँ ना, तो उनके पास न्यूज़पेपर, विकीपीडिया, बुक्स, पेपर्स, इवन फेसबुक के कमेंट्स, व्हाट्सएप के कमेंट्स, वो सबको लेके तो वो अपनी लैंग्वेज मॉडल्स बनाते हैं। सो अगर अभी हमें, चूंकि उर्दू कॉर्पस बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं है पब्लिकली डिजिटल फॉर्म में, तो इसलिए अभी तो हमें ये लग रहा है कि ये कॉर्पस बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा है। लेकिन जैसे जैसे अवेलेबल हो, मजीद डेटा अवेलेबल हो, हैविंग मोर एंड मोर डेटा इज़ ऑलवेज गुड। लेकिन ये जो नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं, ये 2 GB की फाइल है गालबन जो मैंने आपको कल भेजी थी, स्टार्ट करने के लिए बेहतरीन है। एटलीस्ट फौरी तौर पे उस पर अपने रीडर्स और रैपर फंक्शंस और फौरी तौर पे लिख लेना चाहिए। सो अगर मैं आपके सवाल का येस और नो में आंसर करूं तो ये वेग है, यानी आंसर, अगर आपसे कोई कहे कि ये ट्रेनिंग डेटा जो है ये काफ़ी है, तो इसका हमेशा फंडामेंटल आंसर होता है नो, और चाहिए। ठीक है, थैंक्स। ओके, okay, let's start with language models today. We have already gone through last time both byte pair encoding, which is the language independent coding technique, language independent tokenization technique, और उसमें एक सारिम का कमेंट था कि टेस्ट टाइम के ऊपर ये जो टोकनाइजर है बाइट पेयर इनकोडिंग वाला, इट एक्चुअली फेवर्स लॉन्गर टोकन्स, एंड दैट्स करेक्ट। और उसको लॉन्गर टोकन्स को खैर रोका भी जा सकता है। जब आप टेस्ट टाइम पे अपनी टोकनाइजेशन कर रहे हैं तो यू कैन सेट अ लेंथ, मैक्स लेंथ, तो इस लेंथ तक अगर मर्जिंग होगी है तो डोंट मर्ज इट फर्दर। कुछ इस तरह की कस्टमाइजेशंस की जा सकती हैं, बट इन द मोस्ट बेसिक फॉर्म, प्योर फॉर्म, it actually favors the larger tokens. So that was a correct comment. दूसरा हमने किया था minimum added distance, and I went through code rather quickly. मैंने वो कोड आपके साथ शेयर कर दिया है, मुमकिन है आप लोगों ने चला के देखा होगा। उसमें हमने देखा था कि 2 अगर स्ट्रिंग्स हों तो वो कितनी सिमिलर हैं, कितना उनके दरमियान, और वो जो सिमिलैरिटी है वो हमने डिफाइन की थी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एडिट्स to be performed on one string to convert it to the other string. So minimum number of edits means more similarity.
और उससे हम स्पेल करेक्शन की एक एप्लीकेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड बना सकते हैं। लेकिन ये जो स्पेल करेक्शन की एप्लीकेशन जो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाएंगे, ये एक लफ्ज़ पे यानी एक वर्ड के ऊपर मुहित होगी, ये वर्ड की हिस्ट्री वगैरह को नहीं देख रही होती। कई दफ़ा ऐसा होता है कि आप एक सेंटेंस लिख रहे हैं, हाउ ओल्ड आर योर, और योर के स्पेलिंग आप गलत कर देते हैं या कोई इस तरह का, और एक सेंटेंस लिख रहे हैं, और जो स्पेलिंग आप गलत करते हैं बिलफर्स, उसका मिनिमम एडिट डिस्टेंस जो है वो मल्टीपल वर्ड्स के साथ सेम होता है। यानी कोई एक वर्ड नहीं होता जो उसके करीब तरीन होता है, मल्टीपल वर्ड्स होते हैं। अब स्पेल करेक्शन एप्लीकेशन वो टाई ब्रेकिंग कैसे करेगी कि मैं इसको लेके आऊं? देयर इज नो वे। वहां पे लैंग्वेज मॉडल्स यूज होते हैं। लैंग्वेज मॉडल्स ये कहते हैं कि अच्छा, आउट ऑफ दीज वर्ड्स विच वर्ड इज मोर प्रोबेबल सीइंग द हिस्ट्री सो फार। लास्ट सेंटेंस मैंने ये कहा कि अगर एक वर्ड के अगेंस्ट मल्टीपल वर्ड्स हों जिनके स्पेलिंग्स जो हैं वो इसकी करेक्ट फॉर्म में बनते हैं, उन मल्टीपल वर्ड्स में से एक वर्ड कैसे चूज करना है अपने इस फिक्रे में लगाने के लिए। तो अगर तो सिर्फ एक लफ्ज़ की एंटिटी को, वर्ड की एंटिटी को देखें तो इनमें से कोई भी लगाया जा सकता है, ऑल आर फाइन। या एक यूजर को लिस्ट दी जा सकती है कि इनमें से चूज कर लो तुम खुद क्या लिखना चाह रहे हो। लेकिन अगर एक फिक्रा चल रहा हो तो हिस्ट्री या कॉन्टेक्स्ट जो है वो गाइड करता है कि इनमें से कौन सा जो है वो मोस्ट प्रोबेबल है। ये जो गाइडेंस है, दिस कम्स फ्रॉम लैंग्वेज मॉडलिंग। और अगर आपने रिसेंट जो ईमेल सर्वर्स वगैरह हैं, जीमेल पे अगर आपने ईमेल टाइप की हो तो आप जब कोई स्पेलिंग वगैरह गलत लिखते हैं तो वो उसको करेक्ट करता है। और अगर आप एक लफ्ज़ लिखते हैं जो बिल्कुल सही स्पेलिंग में होता है लेकिन उससे अगर कोई बेहतर लफ्ज़ मौजूद हो जो कॉन्टेक्स्ट के बारे में बेहतर, तो उसको उससे रिप्लेस भी करता है। That is governed by language models that we are going to study today in a very basic form, and a form that shouldn't be implemented. Later on we will see what forms should be implemented, but let's gain the sight कि how classical language models are built. ठीक है, ये जो मैं अभी चीजें आपको बता रहा हूँ, ये दिखा रहा हूँ, इनकी मैं कोड भी आपको दिखाऊंगा, but that is not the one that is used in practice. That is one that was used in practice classically. Nowadays, people are using recurrent nets. But let's see how earlier people were trying to model the languages. Okay? So what is a language model in a nutshell? A language model is a model that gives you probability of a sentence, how likely a sentence is. And sentence is a sequence of tokens, sequence of words. So given sequence of words, for example, W1, W2, W3, dot WK, a model that returns the probability of this sequence is known as language model. This is definition of language model. And if you, for example, permute these words, keep the same words, but just permute them, rearrange them, the probability may be different. So this is not just like you get a probability of a bunch of words. The sequence matters. Okay. So for example, how this is used in, ये मैंने बहुत पहले lecture में भी बताया था. It is used in machine translation. By the way, if you are confused with the word machine translation, you can just replace it language translation. और अगर आप लिटरेचर पढ़ें तो आजकल जो मशीन ट्रांसलेटर्स हैं उनको NMTs भी कहा जाता है, न्यूरल मशीन ट्रांसलेशंस, क्योंकि उनमें न्यूरल नेटवर्क्स यूज हो रहे होते हैं। एनीवेज, सो लैंग्वेज ट्रांसलेशन, आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल इंग्लिश से फ्रेंच में या फ्रेंच से किसी और में। सो जब आप ट्रांसलेशन कर रहे होते हैं तो मुमकिन है फॉर एग्जांपल हाई एंड लार्ज, फॉर एग्जांपल थिंक अबाउट फ्रेंच से अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो रहा है कोई सेंटेंस, और उस सेंटेंस की एक सेंटेंस वो बन सकता है हाई विंड्स टुनाइट, और हाई की जगह लार्ज आप रिप्लेस करें तो दैट इज आल्सो इक्विवेलेंट काइंड ऑफ ट्रांसलेशन. So this language model will tell you that between large and high is more probable. Make sense? Another is again spell correction.
जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। एक लफ्ज़ होता है माइन्यूट्स, एक होता है मिनट्स, दोनों सही हैं अगर आप टाइप कर रहे हो। अब माइन्यूट्स और मिनट्स में से लेट्स से अगर जो वर्ड आपने टाइप किया है या जो आना है उसके मिनिमम डिस्टेंस तो शायद सेम हो, जो भी आपने टाइप किया डिपेंडिंग अपॉन दैट, लेकिन एग्जैक्टली कौन सा वर्ड आएगा दैट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट एंड द yes, and that's what the language model is. That's what the language model is. Again, speech recognition में ये मैंने आपको पहले बता दिया था, दोबारा से I saw a van, अगर आप इनके फोनीम्स को देखें यानी जो साउंड सिग्नल्स हैं उनको देखें तो I saw ये दो वर्ड्स भी हो सकते हैं और ये दो वर्ड्स भी हो सकते हैं। जब मैंने बोला था तो पता नहीं मैंने ये आईज ऑ बोला था या आई सॉ बोला था। जब आप बोलेंगे आई सॉ तो आई मीन दे कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू दीज टू और दीज टू एंड द ऑडियो सिग्नल may look like exactly the same for both, but then you speak more and say I saw a van. Now अगर आप word by word translation करेंगे, word by word text conversion करेंगे, you can confuse a van with of an. But when you see the context, you will be seeing that I saw a van is much more probable as compared to this one. Who is telling you that this is better than this one? Language model. Okay? Yes? Okay. So, language model, probability of a sentence, and this inherently, the computation of the probability of a sentence involves actually probability of next word given a few previous words. ये एडमिट होने के लिए आए हैं तो हो गए हैं बस, किधर गए? सही है, हाँ जी, मे बी। ओके, सो मैं ये अर्ज कर रहा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेंटेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट वर्ड। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेंटेंस को लैंग्वेज मॉडल कहते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट वर्ड इसको भी बाज़ लोग लैंग्वेज मॉडल ही कहते हैं। और इसकी वजह अभी क्लियर हो जाएगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सेंटेंस निकालने के लिए यानी कंप्यूट करने के लिए यू नीड टू हैव समहाउ कैलकुलेटेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नेक्स्ट वर्ड। यस, सो सॉरी जी, मैं देता हूँ, मैं अभी देता हूँ, अभी बना रहा हूँ, बिल्कुल बना रहा हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल, let me compute probability of random variable A and random variable B. What is the probability of random variable A and B, joint probability? अगर बाय द वे आपको प्रोबेबिलिटी का कुछ आइडिया है, रैंडम वेरिएबल का आइडिया है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर है तो प्लीज पूछ लें। आई एम अज्यूमिंग दीज थिंग्स, यू नो दीज थिंग्स। इफ यू डोंट, जस्ट आस्क, डोंट हेजिटेट। शुड आई मूव ऑन? ओके, probability of A and B, this can be written as probability of A, then probability of B given A. Now, if you focus on this probability of B given A, this actually is the next word prediction given the previous word. And this is not because probability of sentence निकालने के लिए हमें next word निकालना पड़ता है. This is because of the probability theory. If you have so many random variables and you want to compute the joint probability, you have to compute the conditionals. Yes. Given previous words, the probability of next word actually आपको हर word की probability मिल जाएगी. You have to pick one. और even language sampling में या language generation में भी ये conditional probabilities use होती हैं. And that's why, because of the heavy use of conditional probabilities here, people also call the probability of next word also as a language model. But there are other people who are called the probability of sentence actually is a language model.
Even if the probability of sentence is a language model, it involves computing probability of next word, which is the most hard part, which is the hardest part. ये एप्लीकेशन जो है ये फीचर्स है ये मैं फोन में मैं बड़े अच्छे से यूज कर रहा हूँ मैं इसके सरप्राइज इसके तरह के अभी बता रहा हूँ मैं क्लासिकल अप्रोच Yes. और अब वो उसकी जगह डीप नेटवर्क्स Yes. बट द थिंग इज एज एन एंड यूजर मुझे पिछले कई सालों में उसकी परफॉर्मेंस में कुछ खास फर्क नजर नहीं आया वो जिस तरह की सजेशंस पहले करता था उसी तरह की उतनी ही अच्छी सजेशंस That depends upon कि आपने कितने लंबे सेंटेंसेस बोलने हैं। यानी अगर उसकी परफॉर्मेंस आपने नए की और पुरानी की चेक करनी हो ना, तो एक बड़ा अच्छा चेकअप। Heuristically, for shorter sentences, these classical models are just okay. और इसमें ये भी हो कि जब आप एक ही तरह से एक बंदे का एक तरीका होता है और वो कुछ ना कुछ लर्निंग कर भी रहा होता है। यस, कुछ चीजें से लर्न करता रहता है वो मतलब अब उसमें आप एक वर्ड लिखेंगे तो वो आगे जो प्रोफिटेशंस आ रही है उसमें तो सिलेक्ट करते जाए जी, वो प्रोफाइल बिल्डिंग भी कर रहा होता है। यस, डूइंग प्रोफाइल बिल्डिंग, आपकी प्रोफाइल बिल्ड करता है। लेकिन अगर आपने ये वाकई चेक करना है कि यार जी मॉडल जो है ये 1980 का या 2020 का, उसमें कंपैरिजन, स्पीक अ लॉन्गर सेंटेंस एंड सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, या फॉर लॉन्गर सेंटेंस classical approaches are not going to work and the reason will be clear shortly. सही है जी? Okay. So if you are convinced with this thing, then let's say these are words according to the computation of these probabilities. What is the probability that x1, x2, x3 in this sequence appear? That's the probability that x1 appears. Then the probability that given x1 in the position 1, x2 appears. Now this actually is a probability of x1, x2 sequence. Now given this sequence, what's the probability that x3 appears? Now till here, this is the probability of x1, x2, and x3. Now given x1, x2, x3, what's the probability that x4 appears, and so on. Now you can see in computing the probability of sentence, actually you are computing the probability of next word in a sequence. Yes? Okay. One problem with this, modeling these probabilities with a lot of variables. These are n variables. N variables, or technically these are n random variables. प्रॉब्लम ये है कि जितने जब आपने प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करनी हो, प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट से मुराद है प्रोबेबिलिटी फंक्शन को एस्टिमेट करना हो, और प्रोबेबिलिटी फंक्शंस दो तरह के होते हैं, एक होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन और एक होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ये होता है कि अगर आपके जो रैंडम वेरिएबल्स हैं उनमें से कोई एक या एक से ज़्यादा कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स हों, तो फिर जो रिजल्टेंट फंक्शन आप बनाएंगे दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अगर आपके रैंडम वेरिएबल्स जो हैं वो सारे के सारे डिस्क्रीट हों, तो सारे के सारे डिस्क्रीट हों, तो जो फिर आप डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लर्न कर रहे होते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, पीएमएफ। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को नॉर्मली टेबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जा सकता है, डेटा स्ट्रक्चर्स बनाए जा सकते हैं, उससे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को फंक्शनल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालने के लिए वो एक पर्टिकुलर वैल्यू पे डेंसिटी निकालने के लिए या रेंज पे डेंसिटी निकालने के लिए you have to plug in that value into a function and that function results in output. That's a functional form. However, in PMF we have a table, just look up in the table and get thing back, just like searching problem. You have a data structure, you have certain values, and these random variables, these are keys, and you have certain values that are probabilities, just pick those up. Okay? The problem with both probability distribution, whether it's in the form of PMF or PDF, the problem is the number of variables. जब आप डेंसिटी को या जब आप प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी फंक्शन को एस्टिमेट करते हैं, नॉर्मली जो अप्रोच आप फॉलो करते हैं दैट इज अ फ्रीक्वेंटेस्ट अप्रोच,
और वो अप्रोच ये होती है कि आप देखते हैं, मिसाल में देता हूँ डेंसिटी को एस्टिमेट करने के लिए। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। और वो एग्जांपल ये है कि लेट से आपके पास सिर्फ एक रैंडम वेरिएबल है x, and you want to judge the probability function for this x, let's say, और फर्दर अज्यूम करते हैं कि ये x डिस्क्रीट है, और जो डेटा सेट आपने देखा, यानी जो डेटा सेट आपको मिला, उसमें ये नंबर्स आपको नजर आए, 1 3 4 1 2 1 7 6 4 3 and 2, लेट्स से ये नंबर आपको नजर आए। यस, मेक सेंस? ओके। सो अब गालिबन आप इस तरह से फंक्शन बिल्ड कर सकते हैं दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 is basically how many ones are there? 1 2 3. This is 3 over the total values 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. This is this is your approximation that in the population, based on the sample in the population, that's the fraction of 1. Yes. Then you can compute probability that x is equal to 3, and that will be total count of 3 divided by 11. Then you can compute probability of 2 and all these different things. When you have only one variable, we call this problem as one-dimensional problem, one-dimensional probability distribution. That is not so hard. It looks not so hard. और अगर ये वेरिएबल कॉन्टिन्यूस भी हो तो हम रेंजेस बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे रेंज रखनी कितनी है, दैट्स अ हाइपर पैरामीटर। फॉर एग्जांपल 0.5 का स्टेप रखना है या 0.79 का स्टेप रखना है, वी टेक अ स्टेप एंड वी सी, बिन्स बना लेते हैं और फिर देखते हैं कि हर बिन में कितने डेटा पॉइंट्स फॉल करते हैं, एंड दैट्स अ प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बिन। प्रोबेबिलिटी ऑफ सिंगल पॉइंट जो होता है कंटिन्यूस केस में, दैट इज ऑलवेज 0. We always have probability of ranges of data points. Okay, make sense? The problems become harder when you have two-dimensional data. Why? The reason is the following. Let me move on to here. Let's say you have two-dimensional data, which means you have two attributes, two random variables, x1 and x2. And these are the data points that you actually observe in your data set or somewhere. 2 7 1 9 17 2 1 3, or maybe these are continuous data, maybe this is continuous data. Okay, and you may are getting the bins 1.7 43, let's say. Now to estimate the probability, what you have to do, you must have two dimensions, x1 and x2. पहले आपने, अगर मैं बिनिंग की बात करूं तो पहले आपने x एक्सिस पे बिनिंग की थी सिर्फ एक पर्टिकुलर स्टेप लेके। अब लेट से मैंने स्टेप ले रहा हूं 2 का स्टेप ले रहा हूं या 1 का स्टेप ले रहा हूं। अब आप x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पे बिनिंग करेंगे एंड यू विल मेक स्क्वायर्स। फॉर एग्जांपल, अगर मेरा x एक्सिस पे या x1 डायमेंशन में मेरा स्टेप है 1 का, तो 1 2 3 4 all the way up to 17 and maybe further. And my x2 dimension will be, for example, let's say मैं उस पे भी 1 का ले रहा हूँ, 1 2 3 and all the way up to 43 and even more. Now you can think this becomes a grid. Yes? And each square in this grid, we have to estimate how many data points fall in that grid divided by total number of data points. Yes? Okay. So for example, how many fall under this 1 1? 0. How many fall under this from 1 to 2? Let's say ये 1 जो है ये right side पे included है, यानी upper side पे included है, lower पे नहीं है, या whatever your convention is. How many are there with x1 between 1 and 2 and x2 between 0 and 1? And you're going to fill this whole grid. Yes?
Can you tell me if I just take the step of 1 and let's say my x1 range is 1 to 10, let's say total different number of values are 10, and my x2 range is also, let's say, 10 different values. Then how many cells are there that I'm going to estimate? 100 cells. Yes? To estimate, देखें, एक सेल के अंदर काउंट को एस्टिमेट करने के लिए और अप्रोक्सीमेट करने के लिए कि दैट इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द पॉपुलेशन, यू हैव टू हैव इनफ डेटा. अ लॉट ऑफ डेटा इज रिक्वायर्ड सो दैट कि अगर इसके अकरेंसेस कोई पॉपुलेशन में है तो एटलीस्ट वो डेटा में रिफ्लेक्ट तो हो. अब 100 सेल्स हैं, हर सेल के लिए आप जा रहे हैं. अगर आपके पास डेटा पॉइंट्स 50 हो, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपके पास टोटल 50 डेटा पॉइंट्स हो, 2 डायमेंशनल डेटा हो, तो 50 डब्बे तो जीरो आ गए ना. अब आप ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये तो अक्कर ही नहीं करेंगे कभी जिंदगी में, हालांकि आपने तो ज्यादा डेटा इकट्ठा नहीं किया था. और अगर ज्यादा डेटा आपने इकट्ठा कर भी लिया, आपके 100 सेल्स हैं जिनको आपने एस्टिमेट करना है, और आपने 200 पॉइंट्स या 300 पॉइंट्स एस्टिमेट कर लिए हैं, तो अभी भी मुमकिन है कि कुछ जगहों पे जहां पे 1 या 2 काउंट आया है आउट ऑफ टोटल, वो काउंट शायद बहुत बेहतर ना हो. अगर आपके पास ज्यादा डेटा होता, यू वुड हैव बीन मोर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट अप्रोक्सीमेशन. मेक सेंस? अच्छा, अब अगर मैं थर्ड डायमेंशन डालूं, अज्यूमिंग x3, एग्जैक्टली, अगर मैं थर्ड डायमेंशन डालूं x3 और मैं अज्यूम करूं कि x3 के भी टोटल 10 डिफरेंट सेल्स हैं, हाउ मेनी सेल्स डू आई हैव नाउ? दैट्स अ 3-dimensional space. Each cell now is a cube. These are 1000. And now the demand of data to estimate the probability function more reliably, the demand of having more and more data increasing with the increase in dimensions. Yes? जैसे जैसे dimensions बढ़ती चली जाएंगी, जैसे जैसे मेरे number of variables, random variables बढ़ते चले जाएंगे, probabilities को reliably estimate करने के लिए demand of data बढ़ती जाएगी. So, in other words, demand of data is directly proportional to the number of dimensions. And number of dimensions here is the number of random variables. Yes? Okay. Now, in reality, dimensions are, I mean, in terms of hundreds and thousands. And the total number of cells, if you think, for estimating a probability is roughly, in this case, it was 10 to the 3, where 10 means total number of grids, total number of cells in one dimension. Now think about 100-dimensional data or total 100 variables. Think about that. If you have total 100 variables and each variable has, let's say, 10 cells, how many cells are there in total? So if you have 10 partitions, bins in each axis, and you have total 100 axes, so how many hypercubes are there? 10 to the 100. 10 to the 100. Yes? It is 10 raised to the power 100. And that is typical. 100 dimensions are typical. Yeah, I mean, that's typical. And this range can be, and by the way, this number 10 raised to the power 100 is much, much larger than the total number of atoms in the universe. And we are talking about the classical approach. ये classical approach की बात है. Any approach, any machine learning approach. Probability. मैं अभी सिर्फ probability estimate करने की बात कर रहा हूँ. Probability estimate करने के लिए जो assumptions ली जाती हैं, वो क्यों ली जाती हैं? फिर हम classical पे भी आएंगे, RNNs पे भी आएंगे. अभी तो ये probability estimate करनी थी eventually. Probability of, let's say, एक sentence है जिसमें 20 words हैं, एक sentence है जिसमें 40 words हैं, और let's say maximum length किसी भी sentence की 50 words हैं, तो आप एक probability function बनाना चाहते हैं जो 50 dimensional हो. Yes? वो 50 dimensional probability function estimate कैसे करेंगे? Estimate करने के लिए you need a lot of data. Data in the exponential of your number of dimensions, which is never available if dimensionality is high. अगर dimension ज़्यादा हो, count based
probability approximation आप करने जाएं, you'll be having errors because जितना data expected था या जितना required था उसको reliably estimate करने के लिए that was not available. And this particular phenomena is known as curse of dimensionality. If you have large dimensions, your approximations are going to be wrong. Make sense? और machine learning में बहुत ज़्यादा यूज होता है, डायमेंशन ज़्यादा हो तो कम करें. क्यों कम करें? नंबर ऑफ पैरामीटर्स बढ़ जाते हैं. अच्छा, नंबर ऑफ पैरामीटर्स बढ़ जाते हैं तो क्या होता है? पैरामीट्रिक स्पेस के अंदर फंक्शन अप्रॉक्सीमेशन ज़्यादा डेटा को डिमांड करती है, और अगर उतना डेटा नहीं है, जो कि कभी भी नहीं होता, फिर प्रॉब्लम्स होती हैं. सही है? ऑनलाइन ऑडियंस, इज दैट क्लियर? Yes. Yes, sir. डिमेंशन एक कर से बुरी चीज है, यूं कह ले. Okay, so that's a problem with naive probability estimation, and language model is all about estimating that probability. Once we have that function available, then any sentence, given any sentence, we can look up and see what's the probability of that. Yes, and that also involves estimating the conditional probabilities of next word and so on, which is hard due to curse of dimensionality. Practically it's hard. So there is an assumption known as Markovian assumption. याद रखें, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, बड़ी हार्श बात है. ये जितनी भी assumptions होती हैं, ख़ुसूसन मशीन लर्निंग में, ये सारी assumptions तब ली जाती हैं जब उस assumption के बगैर मुमकिन ही नहीं होता कुछ करना, और उस assumption को लेके फिर justify भी किया जाता है कि हाँ, this assumption is reasonable. ये कई दफ़ा reasonable नहीं होती, most of the time reasonable नहीं होती, but they give you a model that is working, and it is working to a level, acceptance level, practically. थ्योरी के लोग जो हैं, theoretical जो लोग हैं, वो हमेशा एतराज़ करते रहे हैं, करते रहेंगे, but these assumptions are there because without these assumptions you do not have products. Make sense? This Markovian assumption is one of those. Markovian assumption ये कहती है कि to predict next word, do not see all the words as you have seen so far. Just rely on the immediate words. एक वर्ड की प्रोबेबिलिटी प्रेडिक्ट करनी है कि ये वर्ड आने के चांसेस कितने हैं. Do not see the whole sentence. Do not see all the words from the very beginning. Just see the last or immediate 10 words, for example. That's why you are actually saying Markovian assumption is not applicable everywhere. मैं मानता हूँ इस बात को. But this is something sometimes works, and that's exactly what I was saying. Go about longer sentences, you should feel problems because of Markovian assumption. You are building your context based on a few previous words. That number few is defined by this value k. Yes, and for example, a very simple model is a bigram model. Which just says probability of xn is probability of xn only depends upon xn minus 1. That's it. Yes? Just see the previous word and you can predict the next one. That is called bigram model. Grant और पिछला, यानी जो pairs आप बनाएंगे वो. A trigram model, previous to xn given x. अब यहाँ पे थोड़ा सा वो है कि x minus 1 पहले लिखना है या x minus 2 पहले लिखना है, यानी चलें ऐसे कर लेते हैं x minus 1 and x minus 2, लेकिन ये देखने इसी ऑर्डर में है. हाँ, लेकिन देखने इसी ऑर्डर में है. x minus 2 जो है ये पुराना है, x minus 1 जो है वो नया है. x that is a trigram model. इसी तरह 4 gram, 5 gram. मैंने ये वाला सीक्वेंस देख लिया,
उसके बाद यानी जो ग्राम्स हैं, ये जो डिफरेंट ग्राम्स हैं, दे आर सीक्वेंसेस। मैंने ये सीक्वेंस देख लिया है, सीक्वेंस ऑफ 3 वर्ड्स। अब चौथा वर्ड ये होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो वो जो 3 है ना, वो एक सीक्वेंस में, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे लिखने का कोई एक, नॉर्मली ये होता है कि जब इमीडिएट के बाद ये लिखा जाता है ना, तो इट इज कंसिडर्ड टू बी मोस्ट इमीडिएट, देन दिस इज कंसिडर्ड टू बी, हाँ, लेकिन कोई ना कोई एक कन्वेंशन फिक्स कर लें कि ये जो आप लिख रहे हैं, दे बिकम इन अ सीक्वेंस। मतलब अगर 3 हो तो ऐसे उसको परम्यूट करके ना लिखें। लिखने में गलत नहीं होगा, आप वो अपनी एक नोटेशन निकाल देंगे, लेकिन वो कंफ्यूज कर सकती है काफी। बाईग्राम मॉडल, ट्राईग्राम मॉडल, 4-gram model, 5-gram model. So this is called the n-gram based on this Markovian assumption. सही है? For example, अगर हम एक ट्राईग्राम मॉडल यूज कर रहे हो for language modeling, what should we do? We should build from our corpus, we should build all consecutive 3 words possible, all consecutive 3 words triples possible, which are called the 3 grams, make all 3 grams, and then build these probabilities कि अगर ये 2 words पहले आए हों तो ये वाले word आने की probability कितनी है। अच्छा, अगर ये 2 words पहले आए हैं तो next word आने की probability कितनी है। इन 2 words के बाद सारे words जितने आए हैं उनका count कितना है, उनमें से इसका count कितना है। Build these probabilities. Yes? कम तो, and now you are just focusing on previous 2 words. So think about the, yeah. And by the way, RNNs are the solutions. RNNs will do these kind of things much elegantly with much more assumptions. Yeah. That's it. That's n-gram language modeling. Let me give you a code example so that you understand it much more concretely. But for shorter sentences or for more languages that do not have much more variations, this kind of model works. If you have a lot of corpus, big corpus, maybe you try out 4 or 5 gram and it just works fine. इसमें ये किसी ग्रामर को, किसी रूल को, ये सारा कुछ लैंग्वेज से लर्न कर रहा है। इसको नहीं पता कि ये वाला लफ्ज़ वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, प्रॉपर नाउन है, क्या चीज़ है। ये सिर्फ ये देखता है कि कॉर्पस के अंदर मैंने देखा है कि ये 2 वर्ड्स के बाद ये बहुत ज़्यादा आता है, लिहाजा अगर ये 2 वर्ड्स पहले आ गए हैं और तीसरे वर्ड के बारे में मुझे डाउट है तो मैंने एक प्रोबेबिलिटी बिल्ड की होगी कि तीसरा वर्ड ये मोस्ट प्रोबेबल है। इसको नहीं पता, इसको ग्रामर का नहीं पता, कुछ नहीं पता, इसने सारा कुछ डेटा से लर्न करना है, कॉर्पस से। यस, ओके, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल so that the concept become more concrete. So how much time do we have? 30 minutes. We have 30 minutes. So let's go about coding. Okay, I'm going to show you this code. Hopefully you will understand what is happening, but let me go slowly over this code, because last time some of the students, they complained that I just went over the code very quickly, and that was correct. So let me go a little slowly over the code so that you understand. So you can use any tokenizer. I'm going to use spaCy tokenizer because this is English.
but feel free to use your own tokenizer on your own language. Again, the concepts I will explain through English because the data set is freely available, built-in packages and all that stuff, but that doesn't mean that is for English. The concepts are general. Okay. So I'm loading Spatie and its model in regular expression wherever needed first. Okay. ये फंक्शन है ngrams का, जो एक स्ट्रिंग को लेता है लिस्ट की फॉर्म में, डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग और लिस्ट. मुमकिन है आप उसको ऑलरेडी टोकनाइज करके दे दें, यानी लिस्ट बना के दे दें नंबरों की, यानी एक डॉक्यूमेंट है तो उसको आप टोकनाइज करके भी दे सकते हैं इसको ngrams बनाने के लिए, और उसको पूरी की पूरी स्ट्रिंग भी दे सकते हैं कि खुद ही टोकनाइज करो और खुद ही बनाओ. सही है. n जो है ये वैल्यू है कि आपने ट्राईग्राम बनानी है, 2 ग्राम बनानी है, 3 ग्राम बनानी है एंड सो ऑन. मैं आपको पहले थोड़ा सा बता दूं बोर्ड के ऊपर व्हाट डज इट रियली मीन. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वर्ड है, मेरे पास एक सेंटेंस है W1, W2, W3, W4, W5, W6, लेट्स से ये एक सेंटेंस है, ये टोकन्स है लेट्स से. इसकी अगर मैं ट्राईग्राम बनाना चाहता हूं तो पहली लिस्ट ये होगी. ओके. जो दूसरी लिस्ट होगी वो ये होगी, जो तीसरी लिस्ट होगी वो ये होगी, and so on and so on. These are, now I have made 3 trigrams. The 4th trigram is this one, and there are only 4 trigrams here. अगर आपने पैडिंग वगैरह नहीं करनी, जो स्टार्ट में नहीं कर रहे, ठीक है. So yeah. Okay, so this function actually does the same thing. You can give it a document or a string in the form of list or a string. Then you set, you are going to make trigrams, bigrams, or 4 grams, 5 grams, what. And then you also are going to pass one more additional flag that tells that the first variable, is it a string or already tokenized list? Yes? Make sense? तो ये एक फ्लैग होगा ट्रू या फॉल्स. अगर ऑलरेडी टोकनाइज्ड है तो जो पहला आपका आर्गुमेंट है वो लिस्ट है ऑफ टोकन्स. अगर ये फॉल्स है तो जो पहला है वो एक स्ट्रिंग है, उसको टोकनाइज आपने खुद करना है. यस. ओके. सो डॉक्यूमेंट आपका ये डॉक्यूमेंट आ गया. अगर तो पहले से टोकनाइज नहीं है तो टोकनाइज कर लें यूजिंग Spatie या यूजिंग सम रेगुलर एक्सप्रेशन और एनीथिंग. यहाँ पे ये टोकनाइज कर लें. अब वो पहले टोकनाइज था या नहीं था, अब जो डॉक्यूमेंट है वो टोकनाइज फॉर्म में है एक लिस्ट की सूरत में. और ये जो कमांड मैंने लिखी है ये करेगी ये कि ये डॉक्यूमेंट ऑलरेडी एक लिस्ट था, उस लिस्ट को स्पेस से ज्वाइन करके एक स्ट्रिंग बना दें और उसको लोअर कर लें. दैट इज काइंड ऑफ अ नॉर्मलाइजेशन, यानी कैपिटल और उनको लोअर कर लें, और लोअर करने के बाद दोबारा उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर दें स्पेस पे स्प्लिट करके. दैट इज जस्ट काइंड ऑफ लोअरिंग ऑल द वर्ड्स इन अ स्ट्रिंग, वर्ड्स इन अ लिस्ट. सही है. उसके बाद आप क्या करें, आप उस डॉक्यूमेंट में इंडेक्स i से i+n तक जाएं, और याद रखें पाइथन में ये जो फाइनल नंबर होता है ये इंक्लूडेड नहीं होता, इससे एक इंडेक्स पीछे आपका रुकना होता है. 0 से शुरू करती है, इसकी इंडेक्सिंग की तरीका है, यानी I is included, this is not included, -1 is included. सही है. So you go from I to i+n, और I शुरू होगा 0 से और जाएगा यहां तक. ये एक लूप है, और ये आपको ग्राम्स सारी की सारी लिस्ट्स बना के दे देगा. आप वो लिस्ट रिटर्न कर लें. मेक सेंस? लेट मी शो यू. ये एक सेंटेंस है, हाउ ओल्ड आर यू टुडे, और कैन यू टेल मी समथिंग अबाउट यू. मैंने 4 ग्राम्स बनानी और ऑलरेडी टोकनाइज ये नहीं है. यस. सो these are 4 grams. If you see, how old are you, that's one list. The second list is old are you today,
third list is, or third gram is this one, and so on. फॉल्स भेजना मैंने, इज ऑलरेडी टोकनाइज्ड। अगर टोकनाइज्ड है, मैंने पहले से लिस्ट बनाई हुई है टोकन्स की, यानी मैं इधर ही इसको टोकनाइज करके तो एक लिस्ट को भेज दूं कि इसकी मुझे n ग्राम्स बना दो। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको कॉर्पसेस मिलते हैं और टोकनाइज्ड फॉर्म में मिलते हैं। अगर उन पे आपने वर्क करना हो तो यही फंक्शन आप चला सकते हैं बाय जस्ट एन एडिशनल पैरामीटर। बहुत सारे अंग्रेजी के अंदर बहुत सारे NLTK के अंदर कॉर्पसेस हैं जो उन्होंने टोकनाइज करके रखे हैं। जब आप रीड करते हैं तो आपको लिस्ट की फॉर्म में मिलते हैं। ओके, यस, ओके, ग्रेट। अब मैं ये एक मॉडल बनाने लगा हूं, और ये मॉडल जो होगा मेरा, ये एक डिक्शनरी होगा, यानी उस डिक्शनरी में जो n ग्राम्स में से n-1 जो है दैट इज माय की, और जो अगला है वो मेरी वैल्यू होगी। यस, सो आई एम गोइंग टू बिल्ड अ डिक्शनरी। सो काशिफ, इसमें आइडेंटिकल ग्राम्स रिपीट होंगे? आइडेंटिकल ग्राम्स मींस रिपीट होंगी, यस। अगर हाउ ओल्ड आर ये आगे भी कहीं आ रहा है तो ये मल्टीपल टाइम्स रिपोर्ट होगा यहाँ पे, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी रिपीट होने की, इसी से तो इसकी प्रोबेबिलिटी बनेगी कॉर्पस के अंदर। सही है, यस, जी, ठीक है, ठीक है जी। ओके, ये मैंने मॉडल बना लिया। उसके बाद ये मैं कुछ फंक्शंस लिखने जा रहा हूँ, ये देखते जाएं कैसे कैसे हैं। अपडेट काउंट, मैं n ग्राम्स को लूप में 1 by 1 विजिट करूंगा और प्रोबेबिलिटी काउंट को बढ़ाता जाऊंगा, यानी ये n ग्राम कितनी दफ़ा आ चुकी है, ये n ग्राम कितनी दफ़ा आ चुकी है, एंड सो ऑन। और फाइनली जब मेरे पास सारे काउंट्स आ जाएंगे तो मैं काउंट्स को नॉर्मलाइज करके उनको प्रोबेबिलिटीज में कन्वर्ट कर लूंगा। सो पहले मैं काउंट करता हूँ, फिर तो ये मैं काउंट करने लगा हूँ। ये n ग्राम, एक n ग्राम आई है, ये एक लिस्ट आई है n ग्राम, वो 2 की है, 3 की है, जितनी भी एक आई है। और ये मेरा मॉडल है, जो ये डिक्शनरी है बेसिकली, ये भी मैंने पास करनी, क्योंकि इस मॉडल में मैं ऑपरेशन करता जाऊँ। सो मैं W1 से लेके n-1 तक उठाता हूँ, इसको टुपल बनाता हूँ। ये पाइथन में एक कमांड है जो एक लिस्ट को लेगी और उसको शुरू से लेके लास्ट -1 तक मुझे सारे टोकन्स रिटर्न कर देगी। और ये टुपल जो है उसको टुपल में कन्वर्ट करेगा। टुपल एक डेटा स्ट्रक्चर है जो ऑर्डर्ड फॉर्म में होता है। यस, ये मेरी की है, ये वो गिवन के बाद जो वर्ड्स आने हैं वो उस सीक्वेंस में ये हैं। मेक सेंस? ओके। और मेरा जो फाइनल वर्ड है, लास्ट वर्ड जिसको मैं प्रेडिक्ट करना चाह रहा हूं, दैट इज दिस पर्टिकुलर वर्ड। -1 is used for, -1 index is used for the last word or the last element in the array in Python. Make sense? Simply -1, last one. Yes, this is -1. So far so good? Yes, that's a dictionary. और इसको मैंने इनिशियलाइज किया सबको 0 से। डिक्शनरी होती है की टू वैल्यू मैपिंग। हाँ, जब आप डिक्शनरी बनाते हैं तो आपने डिक्शनरी की की ढूंढनी होती है और उस की के अगेंस्ट आप देखते हैं कि क्या वैल्यू पड़ी है, उसमें कुछ ऐड करते हैं। ब्लैंक है और उसको इनिशियलाइज कर दिया 0 से, ऑल वैल्यूज आर 0। ये इनिशियलाइज करने का एक तरीका है लैम्डा फंक्शन, ठीक है। और ये डिक्शनरी जो है ये मैंने इंपोर्ट की है कलेक्शंस में से। वो इसलिए कि जब मैं देखने जाऊं उसमें कि ये वाला की जो है इसके अगेंस्ट काउंट कितना पड़ा हुआ है, तो या तो मुझे इफ कंडीशन लगानी पड़ेगी कि यार ये एग्जिस्ट भी करती है नहीं, ऑलरेडी ये कभी आई थी या नहीं, तो या तो मैं इफ कंडीशन लगा सकता हूँ, या उसको अगर मैं इफ कंडीशन नहीं लगाता और डायरेक्टली सर्च करने जाता हूँ तो एरर देगा, वो कहेगा ये की तो एग्जिस्ट नहीं करती। तो या दूसरा तरीका ये कि मैं डिफॉल्ट इनिशियलाइज कर लूँ कि डिफॉल्ट 0 है, अगर की नहीं भी एग्जिस्ट करती तो उसकी वैल्यू 0 रिटर्न हो जाएगी और पहली दफा उस पर जो भी वैल्यू है वो अपडेट हो जाएगी। So this is just to avoid an if condition, that's all. Make sense? Okay, great. So then what I do in this n-gram, in this particular pair, I will add 1. इस n-gram का count 1 है, जिसमें previous sequence ये था और next word ये था, तो इसका count मैंने प्लस, ये की असल में ये और ये दोनों कीज हैं और ये वैल्यू है इसकी काउंट। और मैंने
मैंने की जो है ना वो 2 डिफरेंट फॉर्म्स में दी हुई है, ये भी की है, ये भी और ये भी. सो थिंक अबाउट 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स टाइप ऑफ डिक्शनरी जिसमें ये भी की है और ये भी, ये पेयर एक की है और उस पर कितना काउंट है, दैट इज माई वैल्यू. मेक सेंस? ओके, दैट्स अ बिट कॉम्प्लिकेटेड डेटा स्ट्रक्चर बट नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड एनीवेज. और कॉम्प्लिकेटेड इसलिए कि पहली दफा जब मैं ये कर रहा था तो मुझे टाइम लगा था, जैसे आपको शायद समझने में लग रहा, बट देन आई स्पेंड सम टाइम ऑन इट एंड understood. Okay, once I have gone through all my corpus and build my n-gram counts, now I'm going to convert those counts to probabilities. Okay, now I just have to have my model with me because I've gone through all that corpus, all the n-grams. Okay, for this in my model, this is, remember this is this first thing. So ये dictionary है 2 dimensional. जब मैं उसको एक इंडेक्स उसमें से निकालूंगा इन करके तो ये पहला इंडेक्स मुझे रिटर्न होगा और ये टुपल फॉर्म में रिटर्न होगा. यस, ओके. टोटल काउंट कितने, इसके बाद कितने वर्ड्स आए, यानी जिनका पहला ये था, जिनका आप यूं कह लें कि लास्ट -1 का सीक्वेंस ये था, उसका टोटल काउंट कितना है. दैट इज जस्ट सम of this model dot values. अब इसके आगे कौन कौन से वर्ड थे, वर्ड 1, वर्ड 2, वर्ड 3, जिनका प्री रेक्विजिट यानी जिनके पिछला सीक्वेंस ये था, वो उन सब के काउंट्स को उठाएगा डॉट वैल्यूज के थ्रू, वो लेके आएगा और फिर वो सारी चीजें ऐड हो जाएंगी यहाँ पे सम होके. सो दैट इज द टोटल सम, यानी इसको यूं समझ लें, दैट इज बेसिकली द probability of star given W1, W2, W3. Let's say W1, W2, W3, that is my previous sequence, and this star means whatever the word is. तो word कोई, और ये वर्ड सारे vocabulary के वर्ड्स हैं, तो वर्ड 1 के लिए कोई वैल्यू होगी, वर्ड 2 के लिए कोई वैल्यू होगी, जिनके पिछले वर्ड्स ही हैं, वो सारी वैल्यूज अगर आएंगी, मैं उन सारी वैल्यूज को ऐड कर लेता हूं. दैट इज अ नंबर विच एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द प्रोबेबिलिटी के जो प्रीवियस सीक्वेंस है, दैट इज दिस वन. यस, और अब मैं हर वर्ड की भी निकाल सकता हूं. एक वर्ड की मेरे पास काउंट है, यानी अब आप मुझे बताएं कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस थिंग, स्टार मीन्स एवरीथिंग, या टोटल काउंट, दिस टोटल काउंट, if that total count is let's say 100 and the count of word 7 given word 1, 2 and 3, that is let's say 6. So what is the probability of word 7 given word 1, 2 and 3? That is 6 over 100, straightforward. Make sense? ये कोड किया हुआ है यहाँ पे, अगर आप ये देखें, पहले टोटल काउंट निकाला, फिर हमने ये निकाला, हर वर्ड के लिए गए, हर वर्ड के लिए, और मॉडल में जो उस वर्ड का काउंट है दैट इज डिवाइडेड बाय द टोटल काउंट, और ये जो पूरा काउंट मॉडल है वो प्रोबेबिलिटी मॉडल में कन्वर्ट हो गया. मेक सेंस? यस, यस, नो? ओके, ग्रेट. ये मैंने एक बड़ा मॉडल है, अगर उसको सेव या लोड बार बार करना है तो ये आप ये सेव और लोड के फंक्शन लिख सकते हैं. यानी मेरे साथ पहली दफ़ा ये हुआ था कि मैंने मॉडल चलाया, तो उसने, अभी भी शायद आप देखेंगे घर में, उसने मेरे लैपटॉप पे आधा घंटा ले लिया जिस कॉर्पस में मैं चला रहा था, और जब वो आया फाइनली तो मैं नोटबुक बंद करके ना, तो बड़ा करके तो चला गया. तो बाद आई डिडंट सेव द मॉडल एंड इट टुक मी अगेन अ लॉट ऑफ टाइम टू. So it's good to save these models. हर पैकेज अपने भी देता है. ये DILL पैकेज जो है, this is written on top of a pickle package in Python. pickle जो है वो persistency के लिए, आप यानी serialization के लिए यूज होता है. serialization का आपको पता होगा, ऑब्जेक्ट्स को सेव करना, रिट्रीव करना. और DILL जो है पैकेज, ये it is on top of pickle, has certain more functionalities. So DIL इस पे नहीं है.
जी सॉरी, डिल इंस्टॉल नहीं है, दैट्स अ वेरी बैड थिंग, बार बार जो है ना। ओके डन। Okay, so let me move again. Okay, and that's the save and load. Okay, जो कॉर्पस मैं अभी उठाने जा रहा हूँ that is a news data set and that is available in scikit-learn news data set, और इसको मैं उठाने जा रहा हूँ as get data का फंक्शन है। और एक और मॉडल, एक और मैंने कॉर्पस उठाया था NLTK के अंदर पड़ा हुआ है रूटर्स का। लेट मी जस्ट कमेंट दैट आउट सो दैट वी जस्ट वर्क ऑन, जस्ट ये एग्जांपल मैंने बनाई थी कि अगर मल्टीपल कॉर्पसेस हो मुख्तलिफ जगह पे पड़े हो तो हाउ टू बिल्ड अ मॉडल, दैट्स इट। और अभी आप देखेंगे कि बिल्डिंग मॉडल फॉर मल्टीपल कॉर्पसेस जो मल्टीपल जगहों पे पड़े हुए, दैट्स नॉट हार्ड। जो भी मॉडल अब तक का आपका आ गया है वो है, उसको मजीद n-ग्राम्स दें, वो मॉडल अपडेट होता जाएगा। और जब सारे कॉर्पसेस से आप गुजर जाएं, फाइनली आप प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लें। It's not a big deal. So let's have this. अब अगली खतरनाक बात ये है कि ये गेट डेटा जो है ना, ये साइकिट ये डाउनलोड करेगा, तो थोड़ी देर लगेगी इस पे, सॉरी अबाउट दैट। इट इज डाउनलोडिंग दिस 20 न्यूज़ ग्रुप डेटा। बाय द वे ये डेटा टॉपिक मॉडलिंग के लिए यूज होता है अक्सर। इसमें आर्टिकल्स हैं और आर्टिकल का आगे टॉपिक है, मुख्तलिफ टॉपिक से, जैसे स्पोर्ट्स से, रिलीजन से, कंप्यूटर ग्राफिक्स से फ़लाँ से मुख्तलिफ। तो इसलिए ये जो मैं डेटा रीड कर रहा हूँ, इसमें एक्स के अंदर डॉक्यूमेंट्स आएंगे, वाई के अंदर उसका लेबल आएगा कि इस डॉक्यूमेंट की कैटेगरी या टॉपिक कौन सा है, क्योंकि ये डेटा नॉर्मली टॉपिक मॉडलिंग के लिए यूज़ होता है। लोग इसकी मिसाल देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं। मैं इस डेटा को जस्ट एज अ कॉर्पस ले रहा हूँ। देयर आर लॉट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जस्ट थ्रो अवे वाई आउट, वाई इज नो लॉन्गर नीडेड, just treat this as a corpus and build our model. It is downloading the data, so it is taking time. So जब तक ये टाइम ले रहा है, why don't I should go through the notebook और उसको देखते हैं कि वो कैसे चल रही है, बिकॉज ये तो बाद में आप खुद भी कर सकते हैं। इसमें ये देखें, ये x0 मैंने प्रिंट किया है, दैट इज एक्चुअली इसमें काफ़ी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स हैं, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के वो हैं। ये पहला है, आई वॉज वंडरिंग इफ एनीवन आउट देयर कुड फलाना फलाना, और इसका जो टारगेट है वो एंड पे डिस्प्ले हो रहा है 7। सो दैट इज वन डॉक्यूमेंट, द वेरी फर्स्ट डॉक्यूमेंट। सिमिलरली वी हैव अनदर डॉक्यूमेंट, वाई हमें नहीं चाहिए, हमें वाई नहीं चाहिए। यस, सो नेक्स्ट लेंथ ऑफ एक्स, ये आई हुई 11,314 डॉक्यूमेंट्स। मेक सेंस? नेक्स्ट आई हैव बिल्ड अ मॉडल विद ट्राईग्राम्स। आप यहाँ पे 4, 5, 6 करके देख लें, लेकिन याद रखें जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ाते जाएंगे, द डिमांड ऑफ डेटा इंक्रीजेस। सो ये ऐसा नहीं है कि मैं 10 लगा के देखता हूँ क्या होता है, बहुत बुरा होगा। टाइम इस केस में तो शायद उतना ही लगेगा, क्योंकि आपकी n-ग्राम्स ऑलमोस्ट उतनी बनेंगी, लेकिन आपके प्रोबेबिलिटी काउंट्स काफ़ी जगह पे 0 आएंगे। ठीक है जी, बिल्ड मॉडल। अच्छा, उसके बाद ये देखिएगा ज़रा, फॉर ईच डॉक्यूमेंट इन एक्स, ये डॉक्यूमेंट बेसिकली एक लिस्ट है जिसमें 11,314 डॉक्यूमेंट्स हैं। मैं हर डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ और इसकी मैं n-ग्राम्स बनाता हूँ। ये ऑलरेडी ये स्ट्रिंग की फॉर्म में ऑलरेडी n-ग्राम्स बनाता हूँ। ये n-ग्राम्स एक लिस्ट की फॉर्म में आएंगे, जैसा मैंने पहले आपको बताया था, और उसकी हर n-ग्राम पे मैं जाता हूँ और मैं अपडेट काउंट कर देता हूँ। मेक सेंस? अपडेट काउंट करने के बाद मॉडल अपडेट हो जाता है अगली n-ग्राम के लिए, फिर अगली n-ग्राम के लिए, एंड सो ऑन। फाइनली ये मॉडल जो है सारी n-ग्राम्स को रीड करके अपने काउंट्स मेंटेन कर लेगा। मेक सेंस? यस, इज दैट ओके? ओके, देन ये जो दूसरा कॉर्पस मैंने आपको यहाँ पे कमेंट कर दिया हुआ है, ओ ये आ गया जी, डेटा आ गया जी, फाइनली वी हैव डेटा।
तो अगर आप कोई और देखना चाहते हैं डॉक्यूमेंट, जस्ट डॉक्यूमेंट अगर आप देखना चाहते हैं, कोई रैंडम दिखा देता हूँ मैं आपको। जीरो से 10,000 के दरमियान एक रैंडम इंटीजर जनरेट होगा, उसका जो भी डॉक्यूमेंट होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। सही है, ये भी है जनाब, ठीक है। अब कुछ और आएगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स लंबे लंबे भी हैं और छोटे भी हैं, और ये बहुत लंबा डॉक्यूमेंट है यार ये। एनीवेज, मेक सेंस? ओके, then the length of x is this is the model. ये जो command है, it is going to take a lot of time. I'm going to run this, but we will move on. ठीक है, it is going to take a lot of time. The reason is obvious, there are a lot of trigrams out there and we have to loop over and stuff. Okay, so it's running. Meanwhile, I'm moving on. ये जो दूसरा डेटा सेट है जो मैंने कमेंट कर दिया था, रूटर्स का बिल्ट इन डेटा सेट है, कॉर्पस रूटर्स का, उसके अंदर सेंटेंसेस लिस्ट की फॉर्म में पहले से ब्रेक करके टोकनाइज करके रखे हैं। सो मेरे पास जो भी मॉडल पहले आया था उसमें काउंट्स हैं, मैं उनको अपडेट करना शुरू कर देता हूँ। लेकिन इसमें टोकन बने हुए इसलिए मैंने ट्रू पास किया ना। इसमें लिस्ट ऑफ लिस्ट्स हैं, लेकिन वो हर लिस्ट जो है वो टोकनाइज्ड है पहले से। तो एनीवेज ये मॉडल जो है ये यहाँ तक आके काफ़ी मैच्योर हो चुका होगा अगर आपका कॉर्पस बहुत बेहतर है। उसके बाद आप कंप्यूट करें प्रोबेबिलिटीज को, यस, और ये करने के बाद फौरन मॉडल सेव कर दें। सबसे पहले ये काम करें। जैसा कि आप देखते हैं दिस स्टार इज अराउंड, इट विल टेक सर्टेन नंबर ऑफ मिनट्स। यानी जो लोग वेब डेवलपमेंट पे मोबाइल वगैरह पे काम करते हैं, जब वो पहली दफ़ा मशीन लर्निंग पे आते हैं तो वो कहते हैं कि कोई इन्फिनिट लूप चल गया अंदर, ये क्यों रिटर्न क्यों नहीं हो रहा। एक्चुअली डेटा इज सो लार्ज, इवन certain training processes before GPUs and parallel processing, they take months. That is yeah. जी, 4 साल पहले सीमेंस आया और मेरे पास मशीन बहुत ज़्यादा अच्छी चला के रखी थी, उसको मुझे याद है मैं मशीन लर्निंग मॉडल्स जब चलाता था कंप्यूटेशन लैब लम्स में, जब मैं होता था 2007-8 की बात है, तो मैं, हाँ जी, मैं सारा दिन अपना कोड लिखता था, उसको छोटे छोटे डेटा सेट पे टेस्ट करता था, कोड में बग तो नहीं है अपनी तरफ से। और जब मैं शाम को घर आने लगता था, चला के उधर यूपीएस वगैरह पे लगा के मैं घर आ जाता, सो जाता, सुबह जाता, जाके देखता था, अक्सर रिटर्न हो चुका होता था, अक्सर 1-8 घंटे में हो जाना होता था, और अक्सर एरर आया हुआ होता था। तो जी हाँ, उसके बाद एरर भी आ जाता है। सो या एनीवेज, अब मैंने मॉडल बिल्ड कर लिया, चूंकि मेरा ट्राइग्राम मॉडल है, 2 वर्ड्स पिछले दें, अगला वर्ड जनरेट करेगा या अगले वर्ड की प्रोबेबिलिटी देगा। तो अगर आप वर्ड दे रहे हैं नेक आफ्टर दैट, तो आप उस मॉडल में जाएं, आफ्टर, ये m की वैल्यू इस वक्त 3 है, आफ्टर दैट ये कीज निकालें, ये नेक्स्ट वर्ड, सारे पॉसिबल नेक्स्ट वर्ड्स आ जाएंगे, हर नेक्स्ट वर्ड की कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी होगी। सही है। अगर आपने बेस्ट वर्ड उठाना है तो नेक्स्ट वर्ड्स में से जिसकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है वो उठा लें, मैक्सिमम है वो उठा लें, और ये प्रोबेबिलिटीज आ जाएंगी सारी की सारी। तो नेक्स्ट वर्ड अगर आपने उठाना है जो बेस्ट है इन दोनों के बाद, तो आप प्रोबेबिलिटीज का मैक्स ले लें। हाँ, अगर आपने लैंग्वेज जनरेट करनी है, यानी इफ यू वांट टू जनरेट अ सैंपल टेक्स्ट, यानी इसके बाद क्या आना चाहिए, तो जो प्रोबेबिलिटीज की डिस्ट्रीब्यूशन है, रैंडमली उसमें से उस डिस्ट्रीब्यूशन के एतबार से कोई वर्ड पिक कर लें। जब वो आ जाए तो फिर उन दोनों को यूज करें, अगली दफा फिर रैंडमली पिक करें, एंड दैट्स हाउ यू जनरेट वेरी लॉन्गर टेक्स्ट्स। और एक्चुअली मैंने टेंसरफ्लो के अंदर एक लिखा था, जो शेक्सपियर की किताब का उसने टेक्स्ट उठाया था सारा नॉवेल्स का, और फिर वो करेक्टर बेस्ड था। फिर मैंने उसको कुछ स्टार्टिंग दिए और उसने लिखना शुरू कर दिया, और वैसे ही लिख रहा था जैसे, हाँ, उसको मैंने मैक्सिमम लेंथ दी कि इतने वर्ड्स तक तुमने जाना है, लिखते जाओ। वो लग रहा था कि यार शेक्सपियर लिखी जा रहा है कुछ ना कुछ। हाँ, सेंस, आई मीन द वर्ड्स चोजन, उनका जो सीक्वेंस था वो ग्रामेटिकली बिल्कुल सही था।
और जो चॉइस ऑफ वर्ड्स वो ले रहा था वो जाहिर है शेक्सपियर की वोकैबुलरी से ले रहा था, तो वो वही थे जो। जी सवाल है कोई ऑनलाइन ऑडियंस? अमान, ओए काशिफ, ये ना सारिम को तो गुस्सा, सारिम को क्या करना है? सारिम को गुस्सा चढ़ा रहे हैं आप। अच्छा, ये फिर बाद में कर लेते हैं डिस्कस, अगर कोई गुस्से शुस्से वाली बात है तो। अच्छा, वैसे अभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं हुई कि आप ऑनलाइन बीच में से मुक्का निकाल के मार सकें इंस्ट्रक्टर को, लिहाजा आई एम फीलिंग सेफ, सो नो प्रॉब्लम। लेट्स मेरे कोड कहाँ गए? By the end of this course, I will convince him कि you can generate things with certain assumptions. Assumptions पे वो एतराज कर सकता है, लेकिन चीजें जब जनरेट होती हुई नजर आएंगी फिर क्या करेगा? By the end of this course, I will convince him इंशाल्लाह। सिर्फ ये मेरी गलत एडवर्टाइजमेंट हो रही है, आई ऑलरेडी लाइक दीस थिंग्स। चलें जी, ये सरफराज यार ये इस तरह ना किया करें आप प्लीज, ठीक? ठीक है जी, ठीक है। Okay, so if you just pick the maximum here, you will get the best word. If you want to generate text, you just pick the random. और ये मैंने रैंडम सैम्पलिंग का मैंने एक कोड भी लिखा हुआ पूरा, जिसमें आप मैक्सिमम लेंथ दें कि इतने वर्ड्स तक टेक्स्ट जनरेट करते जाओ, सो इट विल जनरेट टेक्स्ट। और ये मैंने फॉर एग्जांपल ये मैंने चलाया था पहले, मैंने ये दिया था कि ड्यू टू इसके बाद क्या आना चाहिए, तो बनाते जाओ। उसने बनाया ड्यू टू रेडियो एक्टिव डिके प्रेज्यूमेबली फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस विद मिजरेबल वेदर, ये उसने खुद जनरेट किया है। बहुत छोटा कॉर्पस है, ट्राईग्राम मॉडल है। सो नाउ यू कैन सी, मेक सेंस? ये खुद से घर जाके चला के देखिएगा, इट विल टेक टाइम बट हैव फन विद दिस, हैव फन विद दिस। और अब आपको समझ आ गई होगी कि उर्दू के साथ आपने क्या करना है। You have to build a 3 or 4 gram model with your corpus and try to generate Urdu text using this. Use this code, just change your data and you are good to go. लेकिन ये इस हफ्ते के अगले बाद अभी आप वोकैबुलरी वगैरह बना लें, then next week इंशाल्लाह हम लैंग्वेज मॉडलिंग पे भी जाएंगे। Okay, that's end of today's lecture. Any questions? Online audience or from here? मैं इंशाल्लाह ये नोटबुक जो है वो आयशा को दे दूंगा, वो सबको दे देंगी, या मैं ईमेल भी कर दूंगा सबको। जी सवाल है? जी बस मुझे ये नोटबुक का ही पता करना था, आप ईमेल आ जाएगी तो ठीक है। थैंक यू सो मच सर। जी मैं ईमेल कर दूंगा इंशाल्लाह। जी थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी। ये रिकॉर्डिंग